रामनगर गांव में गंगा देवी नाम की एक गरीब विधवा अपने बेटे विजय के साथ रहती थी। विजय बचपन से ही जिद्दी और अभिमानी स्वभाव का लड़का था। गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाया था और न ही उसे कोई और हुनर सीखने का मौका मिला था। एक दिन गंगा देवी ने बड़ी मुश्किल से विजय को गांव के जमींदार हीरा लाल के यहाँ गाय चराने की नौकरी दिलवाई, लेकिन विजय को ये काम पसंद नहीं आया। वो घर लौट आया। तभी विजय को देखकर माँ उससे कहती है, विजय, विजय, क्या तुम जमींदार के घर का काम छोड़कर चले आए हो बेटा? तुम काम क्यों छोड़कर वापस आए हो? तभी विजय अपनी माँ से कहता है, माँ, जमींदार मुझसे गुलामों जैसा व्यवहार करते हैं, मैं उनकी नौकरी नहीं करूँगा। तभी गंगा देवी विजय को डांटते हुए कहती है, बेटा, जब हम गरीब हैं तो दूसरों के यहाँ काम करके ही पेट भरना पड़ता है। तुम्हारे पास ना तो जमीन है और ना ही पैसे, फिर तुम इतना कर क्यों दिखाते हो? तुम्हें मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, तुम कोई भी काम धंधा नहीं करना चाहते हो। एक नंबर के काम चोर हो, काम चोर। हमारे पास तो धन दौलत भी नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कोई हुनर है। बताओ, हम अपना जीवन व्यापन कैसे करेंगे? विजय ने जवाब दिया, माँ, तुम परेशान क्यों होती हो? हमारे पिता ने भले ही जमीन जायदाद नहीं छोड़ी हो, लेकिन हमारे पास 2 हाथ पैर तो है। हम कोई भी काम कर सकते हैं और भगवान ने मुझे सोचने के लिए दिमाग भी दिया है। मुझे दूसरों के घर पर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपना खुद का काम धंधा करूँगा और पैसे कमाऊंगा, लेकिन कोई मुझे उल्टा सीधा कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पिताजी ने भले ही मेरे लिए संपत्ति नहीं छोड़ी है, लेकिन मान सम्मान तो छोड़ा है ना। अगर मेरे मान सम्मान पर ठेस लगेगी तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मैं दूसरों का क्यों अत्याचार सहूं? मैं उनको खुल के जवाब दूंगा। देख बेटा, अगर तू ऐसे जवाब देगा और ऐसे काम करेगा तो ऐसे कामों के लिए अपने पास पैसे होने चाहिए। हमारे पास पैसे नहीं है और ना ही कोई जमीन है, तो तुम कहीं भी मन लगाकर काम करोगे तो 2 वक्त की रोटी मिलेगी बेटा। जब हम दूसरों के यहाँ पर काम करते हैं तो हमें बड़ों की बात सुननी ही पड़ती है। माँ, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। मैं मेहनत और दिमाग से कमाऊंगा तो पैसों की कमी नहीं रहेगी। मैं अपना कोई न कोई व्यापार करूंगा। मैं दूसरों की नौकरी नहीं करूंगा। मैं मानता हूँ कि मैं ऐसे अमीर नहीं बनूंगा, लेकिन कड़ी मेहनत करूंगा तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। माँ, मैं कड़ी मेहनत से अपना व्यापार करूंगा तो हमें पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। ये सब सुनकर गंगा देवी बहुत गुस्से में आ गई और विजय से कहती है, तू जब कोई नया काम धंधा चालू करेगा तो नुकसान हो गया तो हमारे पास भरपाई करने के लिए भी कुछ नहीं है। और तेरे पिताजी भी ऐसे ही बातें करते थे, लेकिन आज क्या बचा? ना कोई संपत्ति है, ना कोई पैसा। जैसा कहते थे वैसे ही हम लोगों को गरीब जीवन जीने के लिए मजबूर है। माँ, मैंने सुना था कि पिताजी ने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की थी। माँ, एक बार मुझे कोशिश करने दो। मैं पूरी मेहनत और लगन से इस व्यापार को आगे बढ़ाऊंगा और इससे पैसे कमा कर दिखाऊंगा। व्यापार करने के लिए तो पैसे की जरूरत होती है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, तो व्यापार कैसे करेगा? हमारे पास तो गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। हम पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? हाँ, तू तो हमेशा दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने में लगा रहता है। अब हमें पैसे कौन देगा? माँ, मैं किसी से ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, लेकिन अगर मुझसे कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। यह मेरा स्वभाव है। माँ, मैं इसे बदल नहीं पाऊंगा। और बात रही व्यापार करने के लिए, तो पैसे, मैं एकदम से बड़ा व्यापार शुरू नहीं करूंगा। कोई न कोई व्यापार छोटे से ही शुरू करूंगा। हमारे पास तो 2 मुर्गा मुर्गी है, मैं उनके बच्चों को बेचकर नया व्यापार शुरू करूंगा। विजय की ये सारी बातें सुनकर विजय की माँ बहुत ही दुखी हो जाती है और कुछ ना बोलकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया।
एक दिन विजय मुर्गी के बच्चों को लेकर बाजार जाने को तैयार होता है। तभी वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं मुर्गी के बच्चों को लेकर बेचने के लिए जा रहा हूँ। आज दूसरे गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, वहाँ पर मुर्गी के बच्चे बिक जाएंगे। इतना कहकर विजय मुर्गी के बच्चों को लेकर बाजार की तरफ निकल जाता है और मेले की जांच परख करता है कि मुर्गी के बच्चे किस भाव में बिक रहे हैं। सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद वो चौराहे पर अपनी मुर्गी के बच्चों को लेकर खड़ा हो जाता है। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और वो विजय से बोलता है, भैया, यह मुर्गी के बच्चे आपके हैं ना? तभी विजय गुस्से में बोलता है, हाँ, यह मुर्गी के बच्चे मेरे ही हैं। अगर मेरे नहीं होते तो मैं यहाँ पर क्यों खड़ा होता? भाई, इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, कितने रुपए में दिए यह मुर्गी के बच्चे? एक जोड़े मुर्गी के बच्चे की कीमत 200 रुपए। अगर आप 2 जोड़े खरीदेंगे तो मैं आपको 300 रुपए में दे दूंगा। मुझे 2 जोड़ी नहीं चाहिए, मुझे एक ही जोड़ा चाहिए, लेकिन 200 रुपए बहुत ज्यादा है। अगर 100 रुपए में दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं 100 रुपए देता हूँ। बोलो, दोगे एक जोड़ी मुर्गी के बच्चे? नहीं चाचा, मैं आपको नहीं दे सकता, मुझे बहुत घाटा हो जाएगा। इतने में वहाँ पर विजय के पास एक आदमी आता है जिसका नाम विक्रम सेठ होता है। वो वहाँ का बहुत बड़ा जमींदार होता है और बड़े ही घमंडी और लालची किस्म का आदमी होता है। वो वहाँ पर आकर विजय से बोलता है, भैया, यह मुर्गी के बच्चे कितने रुपए में बेच रहे हो? तभी वहाँ पर खड़ा हुआ आदमी विक्रम सेठ से बोलता है, सेठ जी, यह तो एक जोड़ी मुर्गी के बच्चे 200 रुपए में दे रहा है। मैंने इसको 100 रुपए में देने के लिए कहा, लेकिन यह कम करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक जोड़ी मुर्गी के बच्चे की कीमत 100 रुपए भी बहुत ज्यादा है। मैं इसको 50 रुपए में मना लूंगा। मैं इसको 100 रुपए दे रहा हूँ तो उसमें नहीं दे रहा है, तो वह आपको 50 रुपए में दे देगा। बाजार में कैसी कीमत लगती है वह तुमको नहीं पता। देखो मैं कैसे खरीदता हूँ, 50 रुपए में मुर्गी के बच्चे। तभी विजय विक्रम सेठ से बोलता है, मैं 200 रुपए से कम मुर्गी के बच्चे को नहीं बेचूंगा। अगर आपको पैसा अधिक लगता है तो आप कहीं और से खरीद सकते हो। मैं इससे कम कीमत पर नहीं दूंगा। कौन सी चीज किस कीमत पर खरीदी जाती है लगता है आपको अनुभव है, लेकिन मैं इससे कम रुपए में मुर्गी के बच्चों को नहीं बेच सकता। इतना सुनते ही विक्रम सेठ गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में आकर विजय से बोलता है, क्यों, तुझे अपने मुर्गी के बच्चे की कीमत पर बहुत बड़ा घमंड है? मैं अगर चाहूँ तो इन्हें बिना पैसे दिए ले जा सकता हूँ। मेरा नाम विक्रम सेठ और इस पूरे बाजार में, इस गांव में तू मेरे नाम से पूछेगा तो तुझे भली भांति पता चलेगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। तू मुझे एक जोड़ी मुर्गी के बच्चे देगा या नहीं? विजय भी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, क्यों, पूरा बाजार खरीदने की हैसियत रखते हो, लेकिन एक जोड़ा खरीदने की हैसियत नहीं है, और ऊपर से मेरे यहाँ आए हुए ग्राहकों को भी भड़का रहे हो। मैं एक जोड़ी मुर्गी के बच्चे 200 रुपए में बेचूंगा। अगर आपको लेना है तो लो, वरना यहाँ से चले जाओ। इतना सुनकर विक्रम सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में विजय से कहता है, क्यों, तुझे इतना घमंड है कि मेरी लगाई हुई बोली पर तू मुर्गी के बच्चों को नहीं बेच रहा? रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। तभी विक्रम सेठ अपने नौकरों से कहता है, जाओ इसको पकड़कर मेरे साथ ले चलो और इसके मुर्गी के बच्चों की टोकरी को भी साथ में ले चलो। विक्रम सेठ का आदेश पाते ही उसके नौकर विजय को पकड़कर घर ले जाते हैं और साथ में उसकी मुर्गी के बच्चे की टोकरी को भी साथ में लेकर जाते हैं। घर ले जाकर विक्रम सेठ के नौकर उसको बहुत पीटते हैं। तभी विजय विक्रम सेठ से बोलता है, देखो सेठ जी, मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं हिसाब के साथ इसे 3 गुना वापस दूंगा। इतना कहकर विक्रम सेठ के नौकर विजय की खूब पिटाई करने लग जाते हैं। तभी विजय गुस्से में आकर विक्रम सेठ से बोलता है, देखो सेठ जी, अगर मैंने आपको 3 गुना वापस नहीं किया तो मेरा नाम भी विजय नहीं। विजय की बातें को सुनकर विक्रम सेठ का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो अपने नौकरों को आदेश देता है कि इसे और ज्यादा पीटो, और वो अपने नौकरों से विजय को फिर से मारने का आदेश देता है। विक्रम सेठ के नौकर विजय की खूब सारी पिटाई करते हैं। तभी विक्रम सेठ विजय से बोलता है, जा, निकल जा यहाँ से,
जिसे जाकर बोलना है बोल दे, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। विक्रम सेठ के नौकर विजय को घर से बाहर भगा देते हैं। विजय बेचारा मुंह लटकाए हुए घर की तरफ लौटता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे देखकर बहुत चिंतित हो जाती है और कहती है, अरे बेटा, तुझे ये क्या हो गया? तेरे पूरे शरीर पर ये कैसी चोटें हैं? तू तो व्यापार करने गया था, तो मार खाकर कहाँ से आया है? जरूर किसी से तूने लड़ाई की होगी। हाँ, इतनी जिद क्यों करता है? अपने गांव में मजदूरी करके रूखा सूखा जो मिलता है उसे खाकर हम जीवन बिता सकते हैं। ये जो तू पिटाई खाकर आता है, ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी विजय अपनी माँ से बोलता है, माँ, मेरे शरीर पर पड़ा हुआ एक एक निशान मेरे व्यापार की वजह से हुआ है। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। इतना कहकर विजय वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विजय विक्रम सेठ से बदला लेने के लिए मन में ही ठान लेता है। तभी वो अपने आप से बोलता है, मैं इस सेठ को अवश्य सबक सिखाऊंगा, अपना बदला जरूर लूंगा। ऐसा सोचकर विजय उस फिराक में रहता है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं विक्रम सेठ से बदला अवश्य लूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद एक आदमी विजय से आकर बोलता है, विजय भाई, दूसरे गांव में विक्रम सेठ का बहुत बड़ा मकान बन रहा है। तुम वहाँ पर काम मांगने के लिए जा सकते हो। सेठ जी तुम्हें अवश्य काम देंगे। ठीक है भैया, अभी तुम जाओ, मैं बाद में चला जाऊंगा। ऐसी बात सुनकर विजय मन में उससे बदला लेने का निश्चय कर लेता है और वो एक बड़े का रूप बदलकर विजय विक्रम सेठ के दरवाजे पर पहुंच जाता है और वहाँ पर रखी हुई लकड़ियों को देखने लग जाता है। तब तक विक्रम सेठ की नजर उस बढ़ई पर पड़ जाती है और वो उसे अपने पास बुलाकर कहता है, क्यों, तू एक अच्छा बढ़ई है ना? इन सब लकड़ियों को अच्छे से पहचान सकता है। सेठ जी, मैं दूसरे गांव का बहुत बड़ा बढ़ई हूँ और मुझे लकड़ियों का अच्छा खासा परख है। तो बताओ, मैं इन लकड़ियों का इस्तेमाल घर को बनाने के लिए कर रहा हूँ। क्या यह लकड़ियाँ लंबे समय तक टिक सकती है? सेठ जी, यह घर की मजबूती के लिए लकड़ियाँ ठीक नहीं है। ये सफेद लकड़ियाँ हैं, इनमें बहुत जल्दी दीमक और खराब हो जाते हैं। बड़े की बात को सुनकर विक्रम सेठ बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें ये लकड़ियाँ अच्छी नहीं लग रही है तो चलो, पास में ही जंगल है, वहाँ जाकर जो तुम्हें अच्छी लकड़ियाँ लगेगी वो ले आओ। ठीक है सेठ जी, लेकिन आप भी साथ में चलिए। ऐसा बोलकर विजय और विक्रम सेठ जंगल की तरफ निकल जाते हैं और विजय विक्रम सेठ को धीरे धीरे जंगल के बीचों बीच ले जाता है और वो एक लकड़ी दिखाकर कहता है, देखिए सेठ जी, ये लकड़ी बहुत अच्छा है। यह घर की मजबूती के लिए काफी अच्छा है। विक्रम सेठ उस लकड़ी की जांच परख करने लगता है। तभी मौका देखकर विजय रस्सी से विक्रम सेठ को लकड़ी से बांध देता है और एक डंडा उठाकर उसकी खूब पिटाई करने लग जाता है। तभी वो विक्रम सेठ से बोलता है, देख सेठ, मैं कोई बढ़ई नहीं हूँ, मैं वही मुर्गी के बच्चे वाला आदमी हूँ। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तुझसे 3 गुना वसूल करूँगा। देख, यह पहली बार मैंने वसूल कर लिया है। इतना कहकर विजय सेठ के सारे पैसे छीनकर वहाँ से चला जाता है। तभी वो जाते जाते विक्रम सेठ से बोलता है, सेठ, अभी तो 2 गुना वसूल करना बाकी है। यह 2 गुना भी तुमसे जल्दी वसूल करूँगा। इतना कहकर विजय वहाँ से चला जाता है। विजय सेठ को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाते हैं। विक्रम सेठ को बंधा हुआ देखकर वो उसे खोलने लग जाते हैं। वो सब मिलकर विजय सेठ को घर पर ले आते हैं। विक्रम सेठ को अपने धन की चिंता होने लग जाती है जो विजय लेकर गया था। धन की चिंता होने के कारण विक्रम सेठ धीरे धीरे बीमार होने लग जाते हैं। जब विजय को पता चला कि विक्रम सेठ बीमार है तो वो वेद का रूप बदलकर विक्रम सेठ के घर पर चला जाता है। तभी विजय विक्रम सेठ के नौकरों से कहता है, देखो, मैं तुम्हारे सेठ का पुराना वैद्य हूँ और मुझे पता चला है कि सेठ जी बहुत बीमार हैं। मैं उन्हें बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। जब विजय नौकरों से ऐसा कहता है तो वो नौकर विजय की बातों में आ जाते हैं और वो विजय को अपने सेठ के पास लेकर चले जाते हैं।
विजय का बदला हुआ रूप देखकर विक्रम सेठ उसे पहचान ही नहीं पाते हैं। तभी विक्रम सेठ वेद से कहता है, वैद जी आइए आइए, मैं एक जिद्दी लड़के की वजह से बिस्तर में पड़ गया हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो उस बदमाश से बदला अवश्य लूंगा। आप मेरी अच्छे से इलाज कीजिए। बेटे तुम पहले जैसे बिल्कुल सही हो जाओगे। मैं तुम्हें ऐसी ताकत की दवाई दूंगा कि तुम तुरंत ही दौड़ने लग जाओगे और फिर तुम्हें आगे चलकर कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है वैद्य जी, मुझे वो जल्दी से दवाई दे दीजिए। बेटा दवा बनाने के लिए मुझे कुछ सामग्री की जरूरत होगी। अगर तुम उसका जल्दी से इंतजाम कर दो तो मैं तुम्हें दवाई जल्दी से बनाकर दे दूंगा। इतना सुनकर विक्रम सेठ नौकरों को अपने पास बुलाता है और वेद जी द्वारा बताए गए सामग्रियों को बताता है। वेद नौकरों को अलग अलग दिशा में अलग अलग चीज लाने को भेज देता है। इस प्रकार घर के सारे नौकर घर के बाहर चले जाते हैं। वो सब नौकरों के जाने के बाद विजय कोने में से पड़ी एक लकड़ी लेकर आता है। तभी विजय विक्रम सेठ से बोलता है, मैं तुम्हारी बीमारी तो अभी दूर कर दूंगा। क्या तुमने मुझे वैद्य समझा है क्या? मैं वही मुर्गे के बच्चे वाला हूँ। मैं दूसरी बार पैसे वसूल करने तुम्हारे घर आया हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें 3 गुना लौटाऊंगा। यह दूसरी बार है। इतना कहकर विजय विक्रम सेठ को डंडों से खूब पिटाई करने लग जाता है। इसके बाद विजय वहाँ पड़ी हुई तिजोरी में से पैसे ले लेता है और तभी वो विक्रम सेठ से कहता है, देखो मैं अपना बदला कभी नहीं भूलता हूँ। जबान का पक्का हूँ। जितना कहता हूँ उतना निभाता हूँ। देखो दूसरी बार का मैंने अपना कर्ज चुकता कर लिया है। तीसरी बार मैं फिर आऊँगा। इतना कहकर धन लेकर विजय वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। विजय सेठ के पैसे से अपना व्यापार शुरू करता है। उसकी माँ भी विजय के व्यापार से बहुत खुश होती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है कि विक्रम सेठ भी लाज से धीरे धीरे चलने और फिरने लगते हैं, लेकिन वो विजय को भूल नहीं पाया था। उसके मन में अब विजय के प्रति डर हो गया था कि वो तीसरी बार भी जरूर आएगा। इसीलिए उसने अपने साथ 2 नौकरों को रखा हुआ था। अगर कहीं भी सेठ जाता था तो नौकरों को साथ लेकर जाता था। इधर विजय तीसरी बार विक्रम सेठ से मिलने का बहाना खोजता है। एक दिन गांव में मेला लगता है। तभी वो विक्रम सेठ को खोजता है। तभी उसे मेले में विक्रम सेठ को देखकर एक तरकीब नजर आती है। वो तुरंत वहाँ पर घोड़ा बेचने वाले के पास पहुँचता है और कहता है, भाई मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम उसे मान लोगे तो मैं तुमसे यह घोड़ा खरीद जरूर लूंगा। ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। बताओ मुझे क्या करना होगा? ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो उधर देखो, जो आदमी दिखाई दे रहा है। तुम उसके पास जाना और इतना कहना कि मैं एक मुर्गी वाला हूँ। इतना कहकर वहाँ से तेजी से भाग आना, नहीं तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। इतना सुनते ही वो घोड़े वाला घोड़े पर सवार होकर सेठ के पास पहुँचता है और कहता है, मैं एक मुर्गी वाला हूँ। इतना कहकर वो घोड़े को तेज दौड़ाकर आगे निकल जाता है। इतना सुनते ही विक्रम सेठ घबरा जाता है। वो अपने नौकरों को आदेश देता है, नौकरों जाओ जल्दी से उस आदमी को पकड़ लाओ। जो भी तुम में से पहले पकड़ कर लाएगा उसे मैं 4 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। लेकिन नौकर चुपचाप वहीं खड़े रहते हैं। विक्रम सेठ को समझ में आ जाता है कि नौकर ऐसे नहीं जाएंगे। फिर वो अपनी जेब से 5 सोने का सिक्का निकालता है और कहता है, देखो तुम में से जो पहले उस आदमी को पकड़ कर लाएगा मैं उसे 5 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। इतना सुनते ही दोनों नौकर उस घोड़े के पीछे बड़ी तेजी से भागने लगते हैं। विक्रम सेठ अब अकेला हो जाता है। विजय मौका देखकर उसके पास पहुंचता है। विजय बाजार में सबके सामने विक्रम सेठ को पीटता है और वो विक्रम सेठ से बोलता है, देखो मुर्गी के बच्चे वाला वो नहीं मैं हूँ। तुझे तीसरी बार सजा देने आया हूँ। अब मेरा तुमसे सारा हिसाब किताब बराबर हो जाता है। इतना कहकर विजय विक्रम सेठ के हाथों से सोने के सिक्कों की थैली ले जाता है और वो जाते जाते विक्रम सेठ से बोलता है,
देखो सेठ, मेरे जैसे ईमानदार लोगों के साथ दोबारा से ऐसी गलती कभी मत करना, और पैसे का घमंड किसी को मत दिखाना, नहीं तो मैं तुम्हें अगली बार छोड़ूंगा नहीं। विजय फिर घोड़े वाले के पास जाता है और उससे घोड़ा खरीद लेता है और फिर घोड़े को लेकर घर की तरफ निकल जाता है। उसके बाद विजय खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लग जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।